कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी छुट्टियां अच्छे से बिता रहे होंगे। तो इन्हीं छुट्टियों में आपके चार चांद लगाने के लिए हम आ चुके हैं। हमें पता है कि आप घर पे बैठ के तो पढ़ नहीं रहे होंगे और पेपर आपके बिल्कुल सर पे आए हुए हैं। तो इसीलिए आप सभी का ख्याल रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज, जिसमें क्लास 12th केमिस्ट्री के हम चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सिखाएंगे। तो हमारी सीरीज लगातार चलने वाली है। तो आज के लेक्चर में हम लेके आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर अपना। उसमें हम आज डिस्कस करेंगे ईयर 2020 से लेकर 2025 तक के जितने भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर में से, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एग्जाम के अंदर किस तरीके से लिख के आना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो देखो, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है सॉल्यूशन का वो है हमारा एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ सा दिया जाता है और इससे रिलेटेड फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं ये क्वेश्चन है इस पैराग्राफ के ऊपर। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं कि ये पैराग्राफ में क्या कह रहा है। तो देखो, ये कहता है कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, कहता है कि जो सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो लगातार हो रहा है। कहां से हो रहा है? तो क्या कहता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से लगातार हो रहा है फ्रॉम ए प्योर सॉल्वेंट, जो प्योर सॉल्वेंट है, टू दी सॉल्यूशन, यानी प्योर सॉल्वेंट से कहां से जा रहा है? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हमारा फ्लो हो रहा है। या फिर ये दूसरी भी लाइन कहता है फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। तो इसको एक बार सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। तो देखो क्या होता है, जो हमारी ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है वो इस तरीके से होती है। जैसे हम यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट सा बना रहे हैं, देखो ये एच टाइप की एक शेप होती है यहाँ पे इस तरीके से, और बीच में हमारी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसके बारे में जिक्र कर रहा है। एक तरफ भरा जाता है सॉल्यूशन, जैसे हमने इस तरफ क्या भर दिया, इस तरफ हमने भर दिया सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ भरा जाता है सॉल्वेंट, यानी वो प्योर सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट। तो ये कह रहा है कि प्योर सॉल्वेंट की जो मूवमेंट है वो कहां से कहां हो रही है? प्योर सॉल्वेंट की मूवमेंट सॉल्यूशन साइड हो रही है। देखो इस तरफ हो रही है, ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये प्योर सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। यानी जब प्योर सॉल्वेंट मूव करता है सॉल्यूशन साइड तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। यही बात ये यहां पे कह रहा है। फर्दर कहता है द फेनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टेकिंग 2x ऑफ द सेम साइज। कहता है कि ऑस्मोसिस को हम आसानी से समझ भी सकते हैं एक सिंपल सा अंडे का एग्जाम्पल लेके। तो यहां पे फर्दर क्या कहता है, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं। देखो इस तरीके से हमने, देखो फर्दर क्या कहता है, कहता है कि इन एन एग, एग के अंदर, द मेम्ब्रेन बिलो द सेल, कि जो मेम्ब्रेन होती है सेल के अंदर, एंड अराउंड द एग मटेरियल, और एग के ऊपर होती है, मतलब देखो, मतलब आपने वो जो छिलका देखा होगा अंडे का, वो क्या होता है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। ये बात ये यहाँ पे कहता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। द आउटर हार्ड सेल कैन बी रिमूव्ड बाय पुटिंग द एग इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि जो अंडे की जो हार्ड सेल होती है उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर अगर मैं डिसॉल्व कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगी? घुल जाएगी उसके अंदर। आफ्टर रिमूविंग द हार्ड सेल, जैसे ही वो हार्ड सेल रिमूव हो जाती है, द वन एग इज प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, और फिर हम अंडे को क्या करते हैं? डिस्टिल्ड वाटर में रख देते हैं, और जो हमारा दूसरा अंडा था उसे हम रख देते हैं सॉल्ट के सॉल्यूशन में। देखो क्या कहता है, वो कहता है कि मेरे पास में 2 बीकर हैं, एक बीकर ये ले लिया मैंने, एक बीकर ये ले लिया। कहता है इसके अंदर तो मैंने प्योर वाटर भर रखा है, सिंपल वाटर मैंने भरा है, डिस्टिल्ड वाटर, और दूसरे के अंदर वो कहता है इसके अंदर मैंने भरा है सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर। तो वो कह रहा है कि अगर मैं सिंपल पानी के अंदर यानी डिस्टिल्ड वाटर के अंदर यानी इसके अंदर अगर मैं अंडे को रखूंगा तो अंडा क्या दिखाई देगा? आपको फूलता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा साइज उसका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन दूसरे के अंदर वो कहता है कि अगर आप नमक वाले पानी के अंदर आप डालेंगे तो जो अंडा है वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, यानी सिकुड़ सा जाएगा। तो अगली लाइन में वो यही कहता है कि आफ्टर सम टाइम द एग प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आपने अंडा रखा है, स्वेल्स अप, वो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। वाहिल द एग प्लेस्ड इन सॉल्ट वाटर श्रिंक्स, लेकिन जो दूसरे के अंदर रखा है आपने, नमक वाले पानी के अंदर रखा है, वो श्रिंक हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
अब आगे देखो, आगे क्या कहता है, एक बार ये कहता है कि द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज टर्म्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो पहले उसने क्या कहा, पहले तो उसने कह दिया कि हमारी क्या हो रहा है, जो प्योर सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अगर वो सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो हम उसे क्या कह रहे हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस कह रहे हैं। फिर इस बात को उसने एग्जाम्पल से समझाया, अंडे का एग्जाम्पल लेके, कि अंडा क्या लिया, अगर आप डिस्टिल वाटर में उबालेंगे तो वो फूल जाएगा, लेकिन अगर आप नमक वाले पानी में उबालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा। बस यहाँ पे उसने ऑस्मोसिस को सिखाया है, इससे आगे वो कोई बात नहीं कर रहा है। फर्दर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट यहां से स्टार्ट हो जाता है, कहता है यहां पे देखो, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज टर्म्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। कहता है कि अगर मैं सॉल्यूशन साइड पे जो प्रेशर लगा रहा हूं, देखो यहां पे एक बार दोबारा से समझो कि मान के चल रहे हैं मेरे पास में क्या है, इस तरीके से कोई ऑस्मोसिस करने का कोई वो है, तो यहां पे एक साइड क्या था, देखो एक साइड यहां पे क्या था, यहां पे था प्योर सॉल्वेंट, सॉरी यहां पे प्योर सॉल्वेंट मान लेते हैं और इस तरफ मान लेते हैं सॉल्यूशन। तो होता क्या था, अगर मैं यहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेके चल रहा हूं तो प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट कर रहा था। इस प्रोसेस को हम कह रहे थे ऑस्मोसिस। फर्दर वो कहता है कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं सॉल्यूशन की तरफ, देखो यहां पे इस तरफ सॉल्यूशन की तरफ क्या लगाना शुरू कर दूं, प्रेशर अगर मैं लगाना शुरू कर दूं, तो ये जो मूवमेंट यहां पे हो रही है, देखो यहां से जो ये इस तरफ हो रही है, वो मूवमेंट क्या हो जाएगी, वो मूवमेंट रुक जाएगी। और अगर ये मूवमेंट रुक जाती है तो इसी को क्या बोला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। यानी कितना ज्यादा मैं प्रेशर उसके ऊपर लगा रहा हूं सॉल्यूशन साइड, कि ये जो मूवमेंट है वो क्या हो जाए, रुक जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। ये बात ये कह रहा है। फर्दर क्या कहता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस व्हेन द अप्लाइड प्रेशर बिकम्स लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। कहता है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं ज्यादा लगा देता हूं, देखो अगर ये वाला प्रेशर मैं ज्यादा लगा दूं तो पहले तो यहां पे मूवमेंट रुक गई थी, लेकिन अब क्या होगा, यहां पे भी तो क्या होंगे, जो सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे वो होंगे। तो वो सॉल्वेंट पार्टिकल क्या कर सकते हैं, अब ये प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर वो सॉल्वेंट पार्टिकल प्योर सॉल्वेंट की तरफ अगर वो मूवमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे तो हम उसे ऑस्मोसिस कह रहे थे। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लग जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाएगा। इसी बारे में वो बात करता है, ठीक है यहाँ पे। तो ये हमारा पैराग्राफ की मेन मेन हेडिंग्स थी। तो अगर आपको इसका कंक्लूजन चाहिए है तो इसमें क्या क्या बातें हमने करी हैं, एक तो ऑस्मोसिस की बात करी है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करी है, अच्छा दूसरी हमने रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करी है। बस इन्हीं के बारे में हमने बातें की हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपेंस व्हेन आरबीसी, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, आर प्लेस्ड इन 0.9% NaCl सॉल्यूशन। कि क्या होगा अगर मैं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को कहां पे प्लेस कर दूं, 0.9% NaCl के सॉल्यूशन में प्लेस्ड कर दूं। तो यहां पे आपको एक बात समझनी है कि 0.9% का जो NaCl सॉल्यूशन होता है वो कैसा कहलाता है, वो आइसोटोनिक होता है। देखो आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो इसका जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है वो किसके जैसा होता है, जो हमारा ब्लड का जो प्रेशर होता है, ठीक है, जो हमारा ब्लड का प्रेशर होता है उसके प्रति क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। यानी हमारा ब्लड का जो प्रेशर है उसका जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उतना ही किसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, NaCl सॉल्यूशन का होता है। तो अगर मैं रेड ब्लड सेल्स को 0.9% NaCl के सॉल्यूशन में रखूंगा तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है दोनों का ही। इसका मतलब आरबीसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो आरबीसी स्वेल होंगी और ना ही आरबीसी श्रिंक होंगी। जैसा अंडे के साथ में हो रहा था कि हमने जब डिस्टिल्ड वाटर के अंदर रखा था तो वो क्या हो रहा था, स्वेल हो गया था यानी फूल गया था, और जब हमने सॉल्ट वाटर के अंदर रखा था तो वो क्या हो गया था, श्रिंक हो गया था। तो यहाँ पे आपने सिर्फ बताना है कि आरबीसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम उसके अंदर डालेंगे तब। इसका मैं बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमने इसके आंसर्स लिखने हैं, फिलहाल अभी हम समझ लेते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, अब सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर, कि दोनों में से किसका हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, 1 मोलर KCl का या फिर 1 मोलर यूरिया का। अब देखो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला भी पढ़ा है कि फार्मूला होता है इसका पाई इज इक्वल टू ICRT, और I होता है वेंट ऑफ फैक्टर। और वेंट ऑफ फैक्टर इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने आयंस उसके अंदर जनरेट हो रहे हैं।
वेंट ऑफ फैक्टर किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने आयंस उसके अंदर जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो KCl होता है, KCl क्या करता है, KCl यहाँ पे 2 आयन के अंदर टूटता है, एक तो K पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पे जो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होती है वो 2 होती है। लेकिन जो यूरिया होता है वो हमारा किसी भी आयन के अंदर नहीं टूटता है, इसीलिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 रहती है। यानी 1/1 भी अगर हम करके देखेंगे, या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, या तो आप 0 कहें, हालांकि 0 नहीं होती है इसकी वैल्यू। जो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होती है वो 1/1 होती है। इसका मतलब यहाँ पे देखा जाए तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू यूरिया के लिए 1 रहती है। तो ज्यादा वैल्यू किसके लिए आ रही है, ज्यादा वैल्यू आ रही है यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की 2, जो कि है KCl के लिए। तो जितनी ज्यादा KCl के लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो यहाँ पे 1 मोलर KCl का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। फर्दर हम नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा। तो तीसरे क्वेश्चन के अंदर ये क्या कहता है, ये कहता है कि व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है। तो हमने अभी अभी बताया रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर क्या था। देखो ऑस्मोसिस जो हमारी थी उसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट किसकी तरफ जा रहा था, सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, ऐसे ही कि जब सॉल्यूशन किसकी तरफ जाना लग जाए, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होते हैं, देखो सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक तो सॉल्यूट होता है और दूसरा होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है अगर वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट करने लग जाएं तब हम उसे क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। नेक्स्ट ये कहता है कि नेम 1 SPM, कि एक SPM का नाम बताओ विच कैन बी यूज्ड इन दिस रिवर्स ऑस्मोसिस, कि एक SPM का नाम बताओ। देखो SPM का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां पे एक SPM का आप नाम बता देंगे, सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन होती है एक हमारी, सेलुलोज की बनी हुई सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन, हम उसका नाम यहां पे लिख देंगे, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन में क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय द ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कि ऑस्मोटिक प्रेशर की मेजरमेंट जब हम करते हैं तो उसके हिसाब से हम मोलर मास ऑफ सब्सटेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही आसान है। देखो किस तरीके से कर सकते हैं, हमने आपको पहले भी सिखाया था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो होता है हमारा पाई इज इक्वल टू ICRT, आई होता है वेंट ऑफ फैक्टर, वो हम नहीं लिखते हैं शुरुआत में जब तक एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बातें नहीं होती हैं। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारा पाई इज इक्वल टू CRT होता है। तो जो C होता है, C होती है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं N/V, ये हम लिख सकते हैं। तो N/V/RT हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये बन जाता है पाई V इज इक्वल टू NRT, ये बन जाता है। और N होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, देखो मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं गिवन मास डिवाइड में मोलर मास, ये हो जाता है। तो N की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप कर देंगे यहाँ पे, देखो इधर मैं लिख रहा हूँ, तो पाई बन जाएगा पाई V इज इक्वल टू W/M/RT, ये हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि मोलर मास कैसे निकाला जा सकता है, तो M उधर ले जाएंगे और पाई V को इधर ले आएंगे, तो मोलर मास आप ऐसे निकाल सकते हैं कि M उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा WRT अपॉन में पाई V, और यहाँ पे W है गिवन मास, R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर और V है वॉल्यूम, और M है मोलर मास। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि इन सभी क्वेश्चंस का आंसर एक डिसेंट वे में एग्जाम के अंदर आप लिख के कैसे आएंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस क्या होता है। सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, देखो कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वही बात सेम बता दी हमने यहाँ पे, देखो ये हम ऑस्मोटिक प्रेशर का ये हम बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं प्योर सॉल्वेंट भर रहा हूँ, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट हो गया और इधर हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्यूशन, और इधर होती है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो प्योर सॉल्वेंट से जब सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट जाता है तो हम उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो इसके बारे में हो गया हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट ये कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन RBC आर प्लेस्ड इन 0.9% NaCl सॉल्यूशन, क्या होगा जब RBC को प्लेस किया जाएगा। तो मैंने अभी बताया कि 0.9% NaCl सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक होता है, इसीलिए
जो आरबीसी हैं उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो वो स्वेल होंगी ना ही वो श्रिंक होंगी। तो यहाँ पे लिखा है कि 0.9% NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ब्लड, वो आइसोटोनिक होते हैं। हेंस आरबीसीज नाइदर स्वेल नॉर श्रिंक एंड रिमेन नॉर्मल, वो क्या रहेंगी, नॉर्मल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि विच हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, कि किसका हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, 1 मोलर KCl का या फिर 1 मोलर यूरिया का। तो आप बताते हैं कि 1 मोलर जो KCl होता है उसका ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, बिकॉज क्योंकि वो डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस के अंदर, इसीलिए उनका हायर वेंट ऑफ फैक्टर हो जाता है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, नेम 1 SPM यूज्ड, कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है और एक SPM का नाम बताओ। तो इसमें आप बता देंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, कि रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या होता है, फ्लो करेगा। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना इस वाले डायग्राम के अंदर कि यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी पाए जाते हैं और सॉल्वेंट भी पाए जाएंगे, सॉल्यूट भी होंगे और सॉल्वेंट भी होंगे, ठीक है, सॉल्वेंट भी होंगे। तो जो सॉल्वेंट हैं वो सॉल्वेंट क्या करते हैं, सॉल्वेंट अब मूव करने लग जाते हैं किसकी तरफ, प्योर सॉल्वेंट के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, ये उसने कह दिया। और ये कब होगा, ये तब होगा जब हम हायर प्रेशर लगाने लग जाएंगे। देखो इसके ऊपर इस सॉल्यूशन साइड हम अगर ज्यादा प्रेशर लगाने लग जाएंगे तब सॉल्वेंट इसकी तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। और एक SPM का आप नाम बता देंगे, सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि हाउ इज द मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइंड बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, कि ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से आप मॉलिक्यूलर मास को किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख रखा है, वैसे अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे दोबारा से करके दिखा देता हूँ। देखो कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता था वो होता था पाई इज इक्वल टू CRT। कंसंट्रेशन C क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है, और इसी को हम मोलैरिटी भी बोलते हैं। और मोलैरिटी हमारी होती है नंबर ऑफ मोल्स, देखो यहाँ पे लिखते हैं मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे N/V लिख सकते हैं M की जगह पे, क्योंकि C भी क्या होती है, मोलैरिटी ही होती है, हमारी कंसंट्रेशन को ही कहा जाता है। तो N/V यहाँ पे लिख देंगे, RT हो जाएगा, ये वॉल्यूम उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पाई V इज इक्वल टू NRT हो गया। और N होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, इसका मतलब है कि गिवन मास, यानी गिवन मास हम W से दिखा देंगे, डिवाइड में हो जाएगा मोलर मास, और RT हो गया। तो M क्या है, मोलर मास है, इसको वहां लेके जाएंगे तो पाई V इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो ये इस तरीके से हो जाएगा, M इज इक्वल टू WRT और डिवाइड में हो जाएगा पाई V, पाई V। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाली रिलेशन लिखी हुई है, ये वाली रिलेशन लिखी हुई है WRT बाय MV, V को भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप या तो ये वाली डायरेक्ट याद कर लेंगे, वैसे डायरेक्ट याद रख पाना मुश्किल होता है, इसीलिए आप ये डेरिवेशन भी याद रख लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो ये जो सारे ही क्वेश्चन हैं मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाले हैं, तो आप अच्छे से इनको पढ़ेंगे, आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा हूं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूं। तो अच्छे से आप ध्यान देंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस व्हिच हैव सेम, कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका सेम क्या पाया जाता है। तो देखो 4 ऑप्शन है, कंसंट्रेशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैंने अभी अभी बताया कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर पाया जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आया हुआ था एग्जाम के अंदर, तो वो ये है कि व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन बता देंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशन, ये वो सॉल्यूशन होते हैं हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, कि जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर पाया जाता है सेम टेम्परेचर के ऊपर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम NaOH इन 200 ml सॉल्यूशन। तो हमें कैलकुलेट क्या करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। देखो बाकी बातें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमसे जो चीज़ें पूछी गई हैं सबसे पहले हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर लीटर नहीं लिखा हुआ होता है तो मल्टीप्लाई में आप क्या करते हैं, 1000 लगा देते हैं।
और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइड में मोलर मास। अब क्या बच गया? तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/V और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1000। अब जो जो वैल्यू हमें दी गई हैं वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो गिवन मास कितना दिया गया है? गिवन मास हमें 4 ग्राम दिया गया है, तो W की जगह पे हम 4 ग्राम पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मोलरिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 4 ग्राम डिवाइड में मोलर मास। NaOH का मोलर मास कितना होगा? तो देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं NaOH का मोलर मास। देखो सोडियम आता है 11 नंबर पे, इसका मोलर मास होता है 23 जमा में। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, इसका मोलर मास होगा 16 जमा में। हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो मोलर मास बन जाता है 40। इसका मतलब आप मोलर मास कितना लिख देंगे? आप यहाँ पे लिख देंगे 40 मल्टीप्लाई में 1/V। वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम दिया गया है 200 ml। देखो ml के अंदर लिखा है इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई 1000 किया है। अगर यहाँ पे लीटर के अंदर लिखा होता तो 1000 करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे? नीचे लिख देंगे आप 200 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1000। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पे, और 2 पंजे 10, तो 5 पे 1 कट गया, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाता है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू 20 डिवाइड में हो जाएगा 40। तो ये कितने पे कट जाएगा? 2 पे कट जाएगा, 20 दूनी 40, यानी मोलरिटी हमारी आ जाएगी 1/2। और 1/2 को आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 मोलर। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हमारी आंसर आ जाता है मोलरिटी। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है, 10th का हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये भी किसी क्वेश्चन से ही मैंने उठाया है। वहां पे ये कहता है कि हेनरी लॉ क्या होता है और इसकी 2 एप्लीकेशन बताइए। देखो सबसे पहले आप क्या बताएंगे? सबसे पहले आपको हेनरी लॉ के बारे में पता होना चाहिए। तो हेनरी जो होता है ना, वो एक साइंटिस्ट था। ठीक है, हेनरी हमारा एक साइंटिस्ट था। वो क्या बताता है? वो गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है। वो किसके बारे में बताता है? गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है कि गैस कब कितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी। तो मान के चलते हैं मेरे पास में क्या है? मेरे पास में एक बीकर है और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जैसे कोई भी वाटर मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, लिक्विड ले लेता हूँ। अब कोई भी गैस के पार्टिकल हैं तो यहाँ पे वो गैस के पार्टिकल होंगे इस तरीके से, लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट होंगे। अब वो अपने आप तो इसमें घुलने से रहे, सीधी सी बात है, बिल्कुल नहीं घुलेंगे। तो कब घुलेंगे? जब मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा? जब मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाऊंगा तभी वो घुलेंगे। और जितना ज्यादा मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाऊंगा उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी? इसके अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, है ना। तो हेनरी ने क्या बताया? हेनरी ने बताया कि कोई भी गैस जो होती है वो लिक्विड के अंदर उतनी ही ज्यादा सॉल्युबल होगी। गैस उतनी ही ज्यादा सॉल्युबल होगी। यहाँ पे एक्स से हम क्या बताते हैं? सॉल्युबिलिटी बताते हैं, गैस की सॉल्युबिलिटी बताते हैं। वो उतनी ही ज्यादा सॉल्युबल होगी जितना ज्यादा हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो P किसके बराबर आ जाता है? P बराबर आ जाता है KH जाई के। जाई क्या होता है? जाई, देखो इसे हम जाई बोल रहे हैं, ये होती है सॉल्युबिलिटी, और KH होता है हेनरी कांस्टेंट और P होता है प्रेशर। तो ये बताया हेनरी लॉ ने। फिर वो कहता है कि इसकी 2 एप्लीकेशन बताओ। तो एप्लीकेशन तो इसकी बहुत सारी हैं। देखो सबसे पहली एप्लीकेशन आप क्या बता सकते हैं कि हम देखते हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर इसका इस्तेमाल देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक तो सबने पी होगी, है ना। तो कोल्ड ड्रिंक जब आप उसका ढक्कन खोलते हैं तो बाहर एक गैस निकलती है। वो गैस कौन सी होती है? गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो जो गैस है वो क्या करेगी? अब अगर जैसे ही हमने ढक्कन खोला वो बाहर निकली, इसका मतलब ये है कि जो ढक्कन था वो उस प्रेशर को मेंटेन किए हुआ था। जैसे ही हमने ढक्कन हटाया प्रेशर कम हुआ और गैस बाहर निकल गई। तो कोल्ड ड्रिंक में इसका इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। दूसरा आप बता सकते हैं कि एक्वेटिक लाइफ के अंदर, अब एक्वेटिक लाइफ क्या होती है? देखो जो ये जितने भी जानवर वगैरह होते हैं जो हमारे मतलब समुद्रों के अंदर रहते हैं, मछलियां वगैरह होती हैं, है ना, एक्वेटिक लाइफ। तो ये सांस कहाँ से लेती हैं? सांस ये समुद्र के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वहीं से ये सांस लेती हैं। तो एक्वेटिक लाइफ की जो जिंदगी है ना वो भी इसी लॉ के ऊपर डिपेंड करती है कि वो जो सांस ले रही है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर ऑक्सीजन क्या हो रही है? उसके अंदर डिजोल्व होती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनकी एप्लीकेशंस बता सकते हैं। वैसे भी और भी कई सारी एप्लीकेशन होती हैं। एक बैंड नाम की डिजीज होती है, वो हम शायद इसके अंदर एक आधा क्वेश्चन और भी है, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमारा इतना ही होता है क्योंकि 2 नंबर के अंदर उसने पूछा है। फर्दर वो कहता है कि वाहे डू गैसेज ऑलवेज टेंड टू लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। कहता है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे जो गैस की सॉल्युबिलिटी है, जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो कम क्यों होगी?
वो कम क्यों होगी? अब देखो सीधी सी बात है कि अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी तो अपने आप ही कम होगी। जैसे कि हमने कोल्ड ड्रिंक का जो ढक्कन था, जो हमारे पास में जो कोल्ड ड्रिंक थी, सॉरी भाई डिज़ाइन मुझे अच्छा सा नहीं आता है बनाना, ठीक है, ये इस तरीके से हमने बना दिया कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, जैसे ही मैं उस ढक्कन को हटाता हूं तभी वो गैस उसके अंदर नहीं रुकती है। यहाँ पे तो ये कह रहा है कि अगर मैं इसको गर्म करूंगा तब क्या होगा, तो गर्म करूंगा तो गैस के पार्टिकल इसके अंदर थोड़ी रुकेंगे, वो तो बाहर की तरफ जाएंगे, और बाहर की तरफ जाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसका एक रीजन और ये भी है कि जब गैस किसी के अंदर डिसॉल्व होती है तो वो कौन सी प्रोसेस होती है? वो होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है कि हीट एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी बाहर निकलती है। तो हीट एनर्जी बाहर निकलती है तो भी हमारी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो देखो आप लिखेंगे इसके अंदर कि जो हेनरी लॉ होता है वो क्या करेगा? देखो हेनरी लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबोव द लिक्विड। कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो क्या होगी? वो उतनी ही ज्यादा होगी जितना ज्यादा हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे? पार्शियल प्रेशर लगाएंगे उस लिक्विड के ऊपर, जो गैस प्रेजेंट है जिस लिक्विड के ऊपर, उसके ऊपर जितना हम प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा? सॉल्युबिलिटी होगी। और एप्लीकेशन में आप क्या बताएंगे? तो एप्लीकेशन में आप बताएंगे कि इट एक्सप्लेन्स द मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बोनेटेड बिवरेज, कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनती हैं उनके अंदर कौन सी गैस डिसॉल्व होती है? CO2 गैस डिसॉल्व होती है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेयर CO2 इज डिसॉल्व इन ड्रिंक्स अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन तो हमारी ये हो जाती है। और दूसरी एप्लीकेशन में कहता है कि इन डीप सी डाइविंग। देखो आपने वो गोताखोर देखे होंगे अपने बैग पे, मतलब अपनी पीठ पे सिलेंडर टांग के लेके जाते हैं वो समुद्र के अंदर, है ना? तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो सिलेंडर होता है वो गैसेस का मिश्रण होता है उसके अंदर। और क्या होती हैं, जब वो मतलब सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन के साथ साथ उनके शरीर के अंदर नाइट्रोजन गैस भी चली जाती है। और वो नाइट्रोजन गैस क्या करती है? फिर ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि समुद्र के जो पानी का जो प्रेशर होता है ना वो उसके ऊपर लगता है और नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। तो कैसे डिसॉल्व हुई? तब डिसॉल्व हुई जब ज्यादा प्रेशर लगा। तो यही बात तो हेनरी लॉ ने बताई है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है एट हाई प्रेशर। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर वो कहता है कि वाई डज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, की सॉल्युबिलिटी क्यों डिक्रीज हो रही थी जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे? तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एक्सोथर्मिक, कि जैसे जैसे हम गैस डिसॉल्व करते हैं वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल। ये बात किसने बताई थी? ली चैटलर प्रिंसिपल ने बताई थी, उसी को हम आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस तरीके से क्वेश्चंस लिखने हैं। और एक बात और, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए पीडीएफ, तो ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज इसको आपने वीडियो में से ही लिखने पड़ेंगे सारे क्वेश्चंस। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इसने 4 ऑप्शन दिए हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी इनमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी 4 होती हैं। सबसे पहली जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी जो हमारी होती है वो होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और तीसरी जो हमारी होती है, तीसरी होती है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर आप कह सकते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और चौथी जो हमारी होती है वो होगी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो यहां पे ये क्या कह रहा है, इसने 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं। पहली तो उसने कह दी कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये भी है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा, आंसर होगा नहीं हमारा। दूसरा कहता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी होती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये भी होती है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl आपको दिया गया है, तो प्रोडक्ट बताने हैं आपको कौन से बनेंगे। देखो अब यहाँ पे एक बहुत ही इलेक्ट्रोलिसिस की जो ट्रिक है वो आपने याद रखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे मैं सिंपल सी आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो एनोड के ऊपर बनता है, दूसरा कैथोड के ऊपर प्रोडक्ट बनता है, और तीसरा हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा ओवरऑल प्रोडक्ट जो सॉल्यूशन के अंदर बनता है। ठीक है, ये तीन प्रोडक्ट हमने बनाने हैं। तो जो हमारा एनोड होता है, एनोड पे क्या चलेगी, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, है ना। और ऑक्सीडेशन हमेशा ही कौन सी स्पीसीज करेंगी, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज करना पसंद करती हैं। तो यहाँ पे आपने एक ट्रिक याद रखनी है। देखो मैं डिटेल में बताता हूं आपको। ट्रिक है हमारी, सोते हुए मन को फिर न करो करारा, फिर न करो करारा। तो यहां पे सोते से तो आपने याद रख लेना है। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, सोते से आपने क्या याद रख लेना है, SO4 2 नेगेटिव याद रख लेना है। और जो मन है, मन से आपने क्या याद रख लेना है, MnO4 2 नेगेटिव याद रख लेंगे आप। और फिर से आप याद रख लेंगे F नेगेटिव, और न से आप याद रख लेंगे NO3 नेगेटिव, और करारा से आप याद रख लेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव। तो अगर कहीं भी आपको ये वाले आयंस दिख रहे हैं तो वो कभी भी क्या नहीं करेंगे, ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो उनके स्थान पे जो ऑक्सीडाइज होगा वो आपका वाटर मॉलिक्यूल होगा, और वाटर मॉलिक्यूल जो ऑक्सीडाइज करेगा वो किसके अंदर देगा, ऑक्सीजन के अंदर आपको प्रोडक्ट देगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो आपको क्या दिया गया है, आपको NaCl दिया गया है, एक्वियस NaCl। एक बार यहां पे लिख लेते हैं। देखो इधर आपको दिया गया है एक्वियस NaCl। तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो Cl नेगेटिव होगा, एक Na पॉजिटिव होगा। मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीसी कौन सी है हमारी, Cl नेगेटिव। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो सकती है। तो Cl नेगेटिव जब ऑक्सीडाइज करेगी तो वो हमें क्या देगी, वो तो हमें क्लोरीन गैस दे सकती है। इसका मतलब यहां पे क्लोरीन जिसके अंदर है वो हमारा चांसेस हो सकता है एक प्रोडक्ट मुझे क्लोरीन जरूर मिलेगा। ठीक है, एक यहां पे हो जाती है। नेक्स्ट आपने कैथोड के अंदर क्या ट्रिक याद रखनी है, तो कैथोड में आपने याद रखना है सालामन। यहां से आप क्या याद रख लेंगे, देखो से तो याद रख लेंगे जितने भी आपके S ब्लॉक के एलिमेंट हैं। और S ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, जितने भी आपके S ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ले से आप याद रख लेंगे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और मन से आप याद रख लेंगे Mn2 पॉजिटिव। तो अगर कहीं भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या नहीं होंगे, ये कभी भी रिड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि कैथोड के ऊपर क्या चलती है, रिडक्शन चलती है। तो ये कभी भी रिड्यूस नहीं होंगे। और इनके स्थान पे कौन रिड्यूस होगा, तो इनके स्थान पे वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा और आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहां पे देखो आपको क्या दिया गया है, आपको यहां पे सोडियम दिया गया है, और सोडियम होता है हमारा S ब्लॉक का एलिमेंट। तो इसका मतलब ये तो रिड्यूस होगा नहीं, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा उसके स्थान पे, इसके स्थान पे आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस, है ना। तो यहां पे आपका सेकंड जो प्रोडक्ट होने वाला है वो होगा आपका हाइड्रोजन गैस। दो प्रोडक्ट के बारे में हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं तीसरा प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा सॉल्यूशन के अंदर। तो देखो NaCl है, NaCl में जो Na होगा वो किसके साथ में रिलीज करेगा, एक्वियस में से, इसका मतलब है वाटर है। और वाटर में से हमारे पास में दो आयन निकलेंगे, एक तो H पॉजिटिव निकलेगा और दूसरा निकलेगा OH नेगेटिव। तो जो Na पॉजिटिव होता है जो यहां से निकलता है, ये किसके साथ कंबाइन हो जाता है, OH नेगेटिव के साथ में कंबाइन हो जाता है। तो हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट यहां पे मिलता है हमें, वो मिलता है NaOH। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहां पे हो जाएगा ये वाला NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफाइन करनी है आपने कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो जो एजियोट्रॉप्स होते हैं, देखो ये क्या होते हैं, लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं एजियोट्रॉप्स, लिक्विड मिक्सचर्स। मान के चलते हैं कि मेरे पास में एक तो लिक्विड है A और दूसरा लिक्विड है B। ठीक है, अब क्या करें, हम इनको इस तरीके से इन कंपोजिशन के अंदर, ऐसी कंपोजिशन के अंदर मैं मिक्स करूं, यानी मैं मात्रा मान के चलूं कि इनको जब मैं मिक्स करूं तो जो प्योर सॉल्वेंट होगा, इनमें से जो भी प्योर सॉल्वेंट होगा, प्योर सॉल्वेंट, उसका जितना वेपर प्रेशर होगा, उसका जितना वेपर प्रेशर कह लो, या उसका जितना बॉइलिंग पॉइंट होगा,
यानी जितने टेम्परेचर के ऊपर वो प्योर सॉल्वेंट बॉईल करेगा, और अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूं तब जाके जो सॉल्यूशन बनेगा, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स जिनका प्योर सॉल्वेंट का कह लो, यानी लिक्विड मिक्सचर तो तब बने हैं ना ये जब मतलब सॉल्यूशन बना है, तो ये भी प्योर सॉल्वेंट होगा, ये भी प्योर सॉल्वेंट होगा उससे पहले तो इनका जो प्योर की फॉर्म में जब इनका बॉइलिंग पॉइंट था, और फिर बाद में जब इनको मिक्स किया ऐसी कंपोजिशन के अंदर, तब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो इस अवस्था में अगर मैं ए और बी को अगर मैं सेपरेट करना चाहूं इनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे, तो वो मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये भी सेम टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, ये भी सेम टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, तो उन्हें कहा जाता है एजियोट्रॉप्स। ठीक है। और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर हमने पढ़ ही लिया है। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर हमने क्या पढ़ा था, हमने इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट लेके चले थे, और यहाँ पे हमारी क्या थी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे हमारा प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पे था हमारा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर हमारा सॉल्वेंट भी होता है और सॉल्यूशन भी होता है। तो जब प्योर सॉल्वेंट किस तरफ मूवमेंट कर रहा था, सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट कर रहा था, तब तो हम उसे कह रहे थे ऑस्मोसिस, है ना, ऑस्मोसिस कह रहे थे। फिर हमने बताया कि अगर मैं सॉल्यूशन के ऊपर इतना प्रेशर लगा दूं कि ये जो मूवमेंट हो रही है ये ना हो, ये रुक जाए यहीं पे, तो उस प्रेशर को कहा जाता था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब हम देख लेते हैं कि एजियोट्रॉप्स और जो हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे लिख के कैसे आना होता है एग्जाम के अंदर। तो देखो एजियोट्रॉप्स को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि एजियोट्रॉप्स आर स्पेशल लिक्विड मिक्सचर्स। ये क्या होते हैं, लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं। टू वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, कि उन दो वॉलेटाइल कंपोनेंट के मिक्सचर होंगे। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो इवेपोरेट हो जाते हैं, जिनकी भाप बन जाती है, ठीक है। विच बॉइल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, जो क्या करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करेंगे, एंड हुज वेपर हैज द सेम कंपोजिशन एज द लिक्विड मिक्सचर। कहता है कि उनकी जो वेपर की जो कंपोजिशन होगी ना, वो भी क्या होगी, सेम होगी। देखो ध्यान से समझो एक बार, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि ये मैंने जो लिक्विड मिक्सचर्स दोनों मिक्स करे हैं ना, इनकी जो कंपोजिशन लिक्विड के अंदर है, यानी जितनी मात्रा इनके लिक्विड के अंदर है उतनी ही मात्रा इसकी किसके बराबर होगी, वेपर्स के अंदर होगी। ये बात ये कह रहा है कि कंपोजिशन दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी, लिक्विड के अंदर भी और वेपर फेज के अंदर भी। फर्दर कहता है कि बिकॉज द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, की जो कंपोजिशन है लिक्विड की एंड वेपर फेज की इज आइडेंटिकल, दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम हैं, तो एजियोट्रॉप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो कहता है कि एजियोट्रॉप के अंदर जो लिक्विड हमने मिक्स करे हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है कि दो लिक्विड को सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे अगर मैं दोनों को सेपरेट कर पाता तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता, लेकिन यहां पे नहीं होता है क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सेम है। फर्दर कहता है कि दे बिहेव लाइक ए प्योर लिक्विड ड्यूरिंग बॉइलिंग। कहता है जब हम इनको बॉईल करते हैं तो बिल्कुल ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि इनको क्या किया गया है, मिक्स किया गया है, तो उन्हें कहा जाता है एजियोट्रॉप्स। एग्जाम्पल में आप बता देंगे कि अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, ठीक है, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर कहलाता है एजियोट्रॉप, जिसके अंदर 95.6% इथेनॉल होती है, तब हम क्या बनता है, एजियोट्रॉप बनता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं आप सोचते हो कि मैंने 50% इथेनॉल ले लिया, 50% वाटर ले लिया तो एजियोट्रॉप्स बन जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। एजियोट्रॉप हमेशा ही एक फिक्स्ड कंपोजिशन के अंदर बनता है। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि उनकी जो लिक्विड मिक्सचर करने की जो कंपोजिशन है वो इथेनॉल तो इतना रहेगा 95.6%, और बाकी का क्या रहेगा, वाटर रहेगा, तब जाके एजियोट्रॉप बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो क्या कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या बताएंगे आप, तो इसमें आपने बताना है कि द मिनिमम प्रेशर, कि ये वो कम से कम प्रेशर होता है जो अप्लाई किया जाता है, रिक्वायर्ड होता है टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या बताया कि जब जो प्योर सॉल्वेंट था, देखो जो प्योर सॉल्वेंट था जब सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऐसा हम कितना प्रेशर लगाएं इसके ऊपर कि वो क्या हो जाए, ऑस्मोसिस रुक जाए, तो उसे हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि व्हाट इज रॉल्ड्स लॉ। देखो रॉल्ड्स लॉ क्या था, तो रॉल्ड्स फिर से एक साइंटिस्ट का नाम है, और रॉल्ड्स क्या बताता है, रॉल्ड्स बिल्कुल एक सिंपल सी बात बताता है। देखो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा आईक्यू का क्वेश्चन करूंगा आपसे, आप यहाँ पे बताना। मान के चलते हैं मेरे पास में यहाँ पे वाटर है, ठीक है, एक बीकर के अंदर मेरे पास में जो ये वाटर है वो है 50 ml, ठीक है।
मैंने यहाँ पे ले लिया 50 ml वाटर, और एक यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, एक और मैंने बीकर ले लिया है, यहाँ पे मैंने जो वाटर लिया है वो मैंने ले लिया 100 ml। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको भी बॉईल करने लग जाऊं, इसको भी बॉईल करने लग जाऊं, तो आप बताओ कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है, सभी कहेंगे कि सर 100 ml का ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन डबल हो गई है ना, इसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो गए। तो रॉल्ट ने सिर्फ इतनी ही बात बताई थी, वो बोला कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है ना वॉलेटाइल कंपोनेंट का, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पढ़ो इसका, कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट, कि ऐसे कंपोनेंट जो जिनकी भाप बन सकती है, एवेपोरेट हो सकते हैं, उनका उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा जितने ज्यादा उसके क्या होंगे, मोल फ्रैक्शन होंगे। तो यही हो जाता है हमारा रॉल्ट्स लॉ, और इस तरीके से आपने लिख के आना होता है अगर वो एक नंबर के अंदर पूछता है तब। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, आपको क्या दिया गया है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट दिया गया है 6 ग्राम। यहां पे एक बात आपने ध्यान रखनी है, जब भी सॉल्यूट की बात हो, जब भी सॉल्यूट की बात हो, तो यहां पे मैं जो गिवन वेट होगा ना उसे मैं W2 से रिप्रेजेंट करूंगा। 2 का मतलब होता है सॉल्यूट, ठीक है। और जब भी मैं सॉल्वेंट की बातें करूंगा, सॉल्वेंट, तो गिवन वेट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा W1 से। और अगर मैं मोलर वेट की बातें करूंगा, मोलर वेट की, तो मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा M2 से। और अगर सॉल्वेंट की बातें करूंगा और मोलर वेट की बात चल रही होगी तो M1 से। यानी बेसिकली आपने क्या याद रखना है, जब भी पैरों के नीचे 2 लगाऊं तो सॉल्यूट की बात समझनी है, और जब भी पैरों के नीचे 1 लगाऊं तो आपने सॉल्वेंट समझना है। तो उसने मुझे क्या दिया है? उसने मुझे दिया है 6 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया है। इसका मतलब W2 की वैल्यू दी गई है 6 ग्राम, 6 ग्राम। नेक्स्ट उसने क्या दिया है? व्हेन डिसॉल्व्ड इन 60 ग्राम बेंजीन। बेंजीन क्या है? बेंजीन है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की जो गिवन अमाउंट है वो दी गई है 60 ग्राम, 60 ग्राम। रेज्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। उसने क्या किया? बॉइलिंग पॉइंट 1% से, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया। इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर है, 10 था तो 11 कर दिया, 12 है तो 13 कर दिया, इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि यहां पे डेल टीबी की वैल्यू दी गई है 1 डिग्री सेल्सियस। फिर वो कहता है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पे आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है। देखो यहां पे ये जो डेल टीबी की वैल्यू है ना, इसका मतलब है ये क्वेश्चन हमारा कहां से है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कैलिगेटिव प्रॉपर्टी है वहां से दिया गया है। तो इसमें आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पे याद रखना है कि डेल टीबी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है W2 मल्टीप्लाई में KB मल्टीप्लाई में 1000 और डिवाइड में हो जाएगा W1 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा M1। ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट याद रखना है। सॉरी, यहां पे आप लिख लेंगे M2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने क्या कर लेना है? डायरेक्ट याद रख लेना है। तो यहां पे इसने पूछा क्या है हमसे? देखो नेक्स्ट वो कहता है, पूछा क्या है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यानी यहां पे उसने मुझसे M2 की वैल्यू पूछी है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो 2 से रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट। तो बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास में गिवन है। देखो W2 की वैल्यू गिवन है हमारे पास में 6 दी गई है, ये दी गई है हमारे पास में 6। तो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हुए चलेंगे। देखो डेल टी बी इज इक्वल टू W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? W2 की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई में KB की वैल्यू देखो यहाँ पे दी गई है 2.53 गिवन है, 2.53 मल्टीप्लाई में 1000 कर देंगे, डिवाइड में आप क्या लिखेंगे? W1 की वैल्यू, W1 की दी गई है 60, तो यहाँ पे 60 हो जाएगी, मल्टीप्लाई में M2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी M2 की वैल्यू। अब जो चीज़ें सॉल्व होती हैं वो सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो ये 10 पे कट जाएगा, और यहाँ पे 0 से क्या हो जाएगी? 0 कट जाएगी। तो 2.53 को जब हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये बन जाएगा 253 और डिवाइड में आ जाएगा M2, ये हो जाएगा। और डेल टीबी की वैल्यू हमारी कितनी थी? डेल टीबी की वैल्यू हमारी 1 थी पहले से ही, तो ये 1 हो जाएगी इज इक्वल टू 253 और डिवाइड में हो जाएगा M2। देखो ये वाली वैल्यू है, डेल टीबी की वैल्यू 1 थी और ये 253 बाय M2 हो जाएगा। तो M2 क्या करेगा? M2 उधर जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, तो M2 की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो आ जाएगी 253, है ना। यानी ये क्या आ गया? ये हमारे पास में आ चुका है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो उसने हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा था। तो इतनी वैल्यू आपने क्या कर देनी है? इस तरीके से आपने क्वेश्चन याद रखना है और ये निकाल देनी है। और अगर आप यहाँ पे इसकी यूनिट लिखना चाहते हैं तो इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर मोल, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजनिंग का। उसमें कहता है ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कि जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है सॉल्यूशन का, वो बढ़ जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हमने ये पढ़ भी रखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर। कहता है कि मान लीजिए कि मेरे पास में क्या है 100 ml वाटर है, मान लिया मेरे पास में है 100 ml वाटर, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर पे बॉइल कर रहा होगा, है ना। तो मान के चलते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अभी कितना है, अभी इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, ये मान लिया मैंने। अब वो कहता है कि अगर मैं इसके अंदर कुछ सॉल्यूट ऐड कर दूं, और कौन से सॉल्यूट ऐड कर रहा हूं, तो ये कहता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी जिनके वेपर्स नहीं बन सकते। तो ऐसे सॉल्यूट अगर वो ऐड करेगा तो ये वेपर जो सरफेस एरिया है उसे घेर लेंगे, और घेर लेंगे तो ये बॉयल नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 100 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पहली बात तो क्या है, बिल्कुल ट्रू है, ये बात ठीक हो गई। नेक्स्ट हम क्या कहता है, रीजन में क्या कहता है, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कि जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का बढ़ रहा है। तो इसका तो कोई मेल ही नहीं है। देखो वेपर प्रेशर क्या होगा, अगर मैं उसके अंदर देखो, अगर मैं क्या कर रहा हूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड कर रहा हूं, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर घट गया तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी तो घटेगा, सीधी सी बात है ना। सोच के देखो कि अगर जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 100 डिग्री सेल्सियस था पहले, जैसे ही हमने वेपर मतलब उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसने सरफेस एरिया घेरा, तो जब बॉयल ही नहीं होगा तो वेपर प्रेशर तो अपने आप ही घटेगा। तो कहता है, तो यहाँ पे ये बात क्या कह दी, ये बात तो बिल्कुल झूठ कह रहा है कि वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये बात तो बिल्कुल फॉल्स है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, कि ए इज ट्रू हो जाएगा बट आर इज फॉल्स हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ ए लेक, हमें डेंसिटी दी गई है लेक की, कितनी दी गई है, 1.25 ग्राम पर ml। डेंसिटी हमें क्या दे दी, 1.25 ग्राम पर ml, एंड कंटेन 92 ग्राम ऑफ Na पॉजिटिव आयन, और हमें क्या दे दिया, वेट दे दिया, यानी मुझे Na2 पॉजिटिव का क्या दे दिया, गिवन वेट दे दिया, गिवन वेट दे दिया मुझे Na पॉजिटिव का, कितना, 92 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ वाटर। यहां पे वाटर की अमाउंट दे दी कि वाटर भी कितना दिया गया है, वाटर दिया गया है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम वाटर दिया गया है। फर्दर उसने कह दिया कि कैलकुलेट करो मोलेलिटी ऑफ Na पॉजिटिव आयन। तो आपको मोलेलिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। मोलेलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कह रहा हूं, सॉल्यूट के नीचे मैं 2 लगाऊंगा, डिजॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की तो बात ही खत्म हो गई, यहाँ पे 1 किलोग्राम कह रहा है तो यहाँ पे लिखो या ना लिखो बात बराबर हो गई। तो बचा क्या, बचा हमारे पास में N2, और N2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मोलेलिटी निकल जाएगी गिवन वेट और डिवाइड में हो जाएगा मोलर वेट, यानी W2 डिवाइड में M2, क्योंकि यहाँ पे 2 यानी सॉल्यूट के बारे में सारी बातें चल रही हैं। तो गिवन वेट कितना है, गिवन वेट दे दिया उसने 92, तो ये हमारे पास में 92 हो जाएगा, डिवाइड में मोलर वेट कितना होगा। अब देखो मोलर वेट किसका निकालोगे, मोलर वेट आप निकाल लेंगे Na पॉजिटिव का, क्योंकि उसी के बारे में सारी बातें चल रही हैं। तो Na आता है, सोडियम आता है हमारा 11 नंबर पे, और इसका मोलर मास होता है 23, है ना। तो इसको डिवाइड कर दो 23 से, इसको आप काटोगे तो कितने पे कट जाएगा, ये मोलरिटी आ जाएगी हमारी 4 मोलर। ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर ही है हमारा ये भी क्वेश्चन। देखो कहता है कि 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, हमें सॉल्यूट दिया गया है 1 ग्राम, यानी सॉल्यूट यहां पे अगर मैं लिखूंगा तो W2 से रिप्रेजेंट करूंगा, W2 की वैल्यू दी गई है मुझे 1 ग्राम। नेक्स्ट उसने कह दिया कि 50 ग्राम बेंजीन के अंदर उसने डिसॉल्व कर दिया, तो बेंजीन हमारी, बेंजीन है सॉल्वेंट, यानी W1 की वैल्यू मुझे दी गई है 50 ग्राम। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय, कहता है लोवर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन, यानी यहां पे डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज मतलब अगर 10 था तो 9 हुआ है, 8 है तो 7 हुआ है, यानी यहां पे मुझे दिया गया है डेल TF की वैल्यू, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू दी गई है 0.40 केल्विन, ये वैल्यू दी गई है। नेक्स्ट वो कहता है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज दिस। अब देखो यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट होता है हमारा KF, उसकी वैल्यू दी गई है 5.12। पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यहां पे आपने डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, देखो कौन सा फार्मूला, डेल TF
इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई में W2 मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड में W1 मल्टीप्लाई में M2। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, जैसा बिल्कुल हमने अभी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, उससे पिछले वाले में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला है। तो देखो डेल टी एफ की वैल्यू उसने दे रखी है हमें 0.40 इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू हमें दे रखी है 5.12 इज इक्वल टू W2 की वैल्यू, सॉरी मल्टीप्लाई में कर देंगे आप, W2 की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 1 ग्राम मल्टीप्लाई में 1000 हो जाएगा, और डिवाइड में आप करेंगे तो W1 की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो W1 की है 50 ग्राम, 50 मल्टीप्लाई में M2 की वैल्यू आपने निकालनी है, क्योंकि इसने पूछा क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन सा होता है, जिसके पैरों में 2 होता है, तो इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, तो M2 की वैल्यू आपने निकालनी है। यहां से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखो 0 से 0 कट जाएगी, काट दी हमने, और यहाँ पे जब इसकी 5.12 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 512, ठीक है, यानी 512 हो जाएगा ये जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूँ। देखो फर्दर हम क्या करते हैं, अब मैं M2 को इधर ले जाता हूँ, देखो ये मैं यहाँ पे ले गया, M2 को इधर ले गया, इज इक्वल टू ये हो गया हमारा, जैसे ही हम 512 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये बन जाएगा हमारा 512, 512 बन जाएगा, और नीचे हमारा आ जाएगा, देखो नीचे क्या बचा है, तो नीचे बचा है हमारा 5, ये 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा 0.40 से 0.40, और यहाँ पे हम फर्दर जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा लगभग आएगा 6 ग्राम पर मोल के बराबर। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ध्यान रखें आपने फॉर्मूले बार बार याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली ही क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ आपने बिल्कुल भी सोच नहीं करनी है, सिर्फ हम जो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उन पे फोकस करना है, और साथ में आपके जो नोट्स प्रिपेयर करवा रखे हैं हमने जितने भी, उनमें से आपने पढ़ना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट है वही एग्जाम्स के अंदर कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग सेम, तो कौन से होते हैं जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं आपके सॉल्यूशन यूनिट के अंदर से। नेक्स्ट वो पूछ रहा है हमसे कि एक्सपेंड एसपीएम, तो एसपीएम क्या होता है, हमने अभी अभी आपको बताया कि एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये आपने लिख देना होता है, 1 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि व्हाट इज आई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो आई क्या होता है, देखो हमने बताया था अभी कि आई हमारा एक वेंट ऑफ फैक्टर होता है, इससे रिलेटेड हमने अभी अभी आपको एक क्वेश्चन भी कराया है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका डी। बाकी क्वेश्चन तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको सिंपल सा डायरेक्टली ही पता है तो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन, कहता है कि हमारे पास में बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है जो कि है 353.23 केल्विन, व्हेन 1.80 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, कहता है कि जब हम 1.80 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं 90 ग्राम बेंजीन के अंदर, तो यहाँ पे सॉल्यूट की अमाउंट आपको दे दी गई है, देखो W2 की अमाउंट कितनी है, तो 1.80 ग्राम है, और यहाँ पे सॉल्वेंट की अमाउंट अगर हम देखें तो W1 की अमाउंट आपको दी गई है 90 ग्राम, क्योंकि बताया ना सॉल्यूट जब भी मैं बात करूंगा तो 2 लिखूंगा, सॉल्वेंट बात करूंगा तो 1 लिखूंगा। नेक्स्ट वो कहता है कि द बॉइलिंग पॉइंट रेज टू, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, जैसे ही हमने देखो पहले बॉइलिंग पॉइंट जो था बेंजीन का वो 353.23 केल्विन था, लेकिन जैसे ही उसने 1.80 ग्राम सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व किया 90 ग्राम बेंजीन के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के इतना हो गया। यानी अगर मुझे अब रेज यानी डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट अगर मुझे निकालना है, डेल टीबी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़े हुए वाले में से किसको घटाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, यानी सॉल्यूशन में से, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन का हो गया, घटाना पड़ेगा जो उसका प्योर था, तो जब आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो घटाओ इसको, 354.11 मल्टीप्लाई में 353.23, देखो जब आप इसके घटाएंगे कितना हो जाएगा, देखो 11 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 8, ठीक है 8 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे 0 रह जाएगी, तो फिर से आपको एक लेना पड़ेगा, तो 10 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 8 पॉइंट, यहाँ पे बचेगा 3, और 3 में से 3 जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 5, और 5 में से 5 जाएंगे तो भी 0 हो जाएगा,
और यहाँ पे 3, 3 में से 3 जाएंगे तो भी 0 हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो 0.88 आ गया है ना, इतना क्या है इनमें डेल टीबी की वैल्यू आई है हमारी। फर्दर क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब आपने क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का, और केबी की वैल्यू आपको दी गई है। तो फिर से वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर ही ये क्वेश्चन है, और आपको अभी अभी फॉर्मूला भी बताया गया है कि डेल टीबी का फॉर्मूला हमने क्या बताया कि केबी मल्टीप्लाई में W2 मल्टीप्लाई में 1000 हो जाएगा, और डिवाइड में आपने क्या करना है, तो डिवाइड में आपने करना है W1 और मल्टीप्लाई में M2। तो डेल टीपी की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, अभी अभी निकाली, 0.88 हो गया। 0.88 इज इक्वल टू केबी की वैल्यू दी गई है 2.53, देखो ये दी गई है 2.53, और मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे किससे, W2 से, तो W2 की वैल्यू है 1.80, 1.80 मल्टीप्लाई में, और 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000, और डिवाइड में आ जाएगा हमारा W1, तो W1 की वैल्यू है देखो 90, और मल्टीप्लाई में M2 हमने निकालना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस M2 को इधर ले जाते हैं, देखो इस साइड जब हम लेके जाएंगे तो M2 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू बाकी सारी क्या चीज़ें रह जाती हैं, ये जो 0.80 है वो इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे हम कंबाइन करके लिख लेते हैं, देखो 2.53 मल्टीप्लाई में 1.80 मल्टीप्लाई में 1000, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा 90, और मल्टीप्लाई में 0.88। और जब हम इन सारी टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 57.5 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड एज, कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को क्या कहा जाता है। तो देखो ये इसको याद रखने की बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी पढ़ रखी हैं, एक तो हमने पढ़ रखी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक तो हमने ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, और दूसरी हमने पढ़ रखी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, और इनमें से दो हमने जो कांस्टेंट इस्तेमाल करे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर तो हम इस्तेमाल करते हैं केबी का, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं केएफ का। तो यहां पे देखो एलिवेशन वर्ड आ रहा है, एलिवेशन वर्ड आया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, तो यहां पे इसने क्या पूछा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट पूछा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। तो केबी का जो मतलब होता है, केबी का मतलब होता है, इसी का नाम होता है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहां पे आपको याद कैसे करना है इसका, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग के अंदर आ रहा है, केबी के अंदर बी है, और बी ही किसके अंदर है, देखो एबुल के अंदर, ई बी आ रहा है ना। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो केबी होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है, वो एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और फर्दर अगर आपसे ये पूछा जाता कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, वहां पे आपका यहाँ पे डिप्रेशन लिखा हुआ दिखाई देता, तो डिप्रेशन अगर पूछ लेता तो वहां पे के एफ के बारे में कहता है, और के एफ होता है हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये वर्ड्स आपने ध्यान रखने हैं, बार बार एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, तो वो देख लेते हैं एक बार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, जो वाटर का जो वेपर प्रेशर है इतने टेम्परेचर के ऊपर वो दिया गया है हमें, ये यानी 17.535 mm मरकरी। तो यहाँ पे क्या है, देखो वाटर का जो वेपर प्रेशर है ना, वो यहाँ पे प्योर वाटर का दिया गया है, देखो टेम्परेचर भी उसने 293 कहा है, तो यहाँ पे जो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो हमें दिया गया है 17.535 mm ऑफ मरकरी। फिर वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट करें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, आपसे पूछ लिया कि वाटर का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करें, यानी वेपर प्रेशर आपसे पूछ रहा है वाटर का, इसका आपने क्या करके दिखाना है, कैलकुलेट करके दिखाना है। एट 293 केल्विन टेम्परेचर, जब आपको क्या दिया गया है, 25 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है, डिजोल्व किया गया है 450 ग्राम वाटर के अंदर। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, देखो सॉल्यूट हो गया, जो डिजोल्व करते हैं वो सॉल्यूट हो गया, यानी W2 की वैल्यू दे दी उसने 25 ग्राम, और किसके अंदर डिजोल्व किया है, तो डिजोल्व किया है वाटर के अंदर, यानी वो सॉल्वेंट हो गया, तो W1 दिया गया है हमें 450 ग्राम।
और यहां पे मुझे निकालना है प्रेशर ऑफ वाटर। तो रॉल्ट लॉ ने क्या बताया था, जो रॉल्ट लॉ ने हमें फॉर्मूला बताया था, उसने कहा था कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर उतना ही होता है जितना हम क्या करते हैं उसके जितना उसका मोल फ्रैक्शन होता है। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा उसका प्रेशर होगा। तो यहाँ पे जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या लग जाता है, यहाँ पे पी नॉट लग जाता है, यानी प्योर फॉर्म में जो प्रेशर होता है वो लग जाता है। तो उसने मुझसे पूछा है वाटर का प्रेशर, तो वाटर का प्रेशर यहाँ पे पूछा है तो मैं पी डब्ल्यू लिख दूंगा। तो यहाँ पे पी नॉट का मतलब क्या है, प्योर प्रेशर, तो ये पी डब्ल्यू नॉट हो जाएगा, यानी प्योर वाटर का प्रेशर। और यहाँ पे जाई क्या होता है, जाई होता है मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे वाटर का ही क्या लिखा जाएगा, मोल फ्रैक्शन लिखा जाएगा। तो मेन चीज यहाँ पे क्या है, मुझे प्रेशर निकालना है वाटर का, और प्रेशर निकालना है, हमारा फॉर्मूला ये बन चुका है। तो पी डब्ल्यू नॉट की यानी प्योर वाटर के प्रेशर की वैल्यू उसने दी गई है, देखो ये उसने वैल्यू दे रखी है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है जाई डब्ल्यू की, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का फॉर्मूला होता है, देखो कि जाई डब्ल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी सॉल्वेंट वगैरह या जो सॉल्यूशन होता है। यानी टोटल अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होता है, ये इसका कंप्लीट फार्मूला होता है। तो मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने पड़ेंगे। तो वाटर कैसे निकलेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है वाटर का, 25 ग्राम दे रखा है, तो 25 ग्राम हो गया वाटर, और डिवाइड में मोलर मास ऑफ वाटर क्या होगा, तो देखो वाटर का फॉर्मूला होता है हमारा H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का मास हो जाएगा कितना, 16। तो यहाँ पे टोटल जब आप जोड़ोगे तो 18 इसका मोलर मास हो जाता है। तो गिवन मास बाय मोलर मास यानी 18 हो गया। सॉरी, यहाँ पे 25 क्या दिया गया है, 25 तो सॉल्यूट का दिया गया है, वाटर का नहीं है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक सेकंड इसको साफ कर देते हैं। यहाँ पे जो मोलर जो गिवन मास दिया गया है ना वाटर का, वो कितना है, क्योंकि सॉल्वेंट है ना वाटर, तो W1 दिया गया है यानी 450 ग्राम। तो यहाँ पे आपने लिखना है 450 ग्राम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 18 दूनी 36, 2 पे कट जाएगा, अब कितना बच गया, 4 5 9 यानी 18 पंजे 90, यानी 25 मोल्स आ गए इसके, है ना। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो निकल गए। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल देते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन कब बनता है, जब वाटर और ग्लूकोज जब आपस में मिलाएंगे दोनों को तब बनेगा। तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल देते हैं, Ng निकालते हैं। तो गिवन मास कितना है ग्लूकोज का, देखो ये दिया गया है हमें 25 ग्राम, तो 25 हो गया, डिवाइड में मोलर मास कैसे निकालोगे आप ग्लूकोज का, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका मोलर मास कैसे निकालोगे, तो कार्बन होता है 6 नंबर पे आता है, मोलर मास 12 होता है, तो 12 गुणा में 6 कर दोगे, जमा में हाइड्रोजन 12 है तो 12 हाइड्रोजन, जमा में ऑक्सीजन 6 है तो 6 ऑक्सीजन, और एक का मास होता है 16। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो इनका मास आ जाएगा 180 ग्राम। 180 ग्राम इनका टोटल मोलर मास आ गया। तो ये हो गया 180 ग्राम इसका मोलर मास। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अराउंड आएगी 0.139 के अप्रोक्स, 0.139। तो यहां पे हमारे पास में क्या क्या वैल्यू आ चुकी है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की वैल्यू आ चुकी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज की वैल्यू आ चुकी है। तो यहां पे वाटर की वैल्यू पुट कर देंगे, देखो जाई डब्ल्यू की जब हम वैल्यू निकालेंगे, इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की वैल्यू आ चुकी है, वाटर की वैल्यू आ चुकी है, और यहाँ पे सॉल्यूशन मतलब ग्लूकोज की वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहां से हमारी वैल्यू आएगी जाई डब्ल्यू की। जब हमारी जाई डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी उसे यहां पुट कर देंगे और पी डब्ल्यू नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक बार मैं इसे साफ कर रहा हूं, देखो अब हम यहाँ पे जाई डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो जाई डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, 25 हैं, डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 25 हैं, प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने आए थे, यानी ग्लूकोज कितने आए थे 0.139, 0.139 ये हो गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जाई डब्ल्यू की जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी 0.994 के अप्रॉक्स। तो ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हम इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे, देखो तो पी डब्ल्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 17.535, यानी 53 लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, इसकी वैल्यू है 0.99, 0.99। जब हम इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 17.43, सॉरी हमारी वैल्यू आ जाएगी 17.43 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई प्रेशर ऑफ वाटर की। तो यहां पे सिंपल जो फॉर्मूला था वो हमारा रॉल्ट्स लॉ के ऊपर अप्लाई होता है, Pw इज इक्वल टू Pw नॉट और जाई डब्ल्यू। तो जाई डब्ल्यू की पहले हमने वैल्यू कैलकुलेट करी और इसकी वैल्यू हमें दे ही रखी थी Pw नॉट की, तो हमने प्रेशर ऑफ वाटर निकाल दिया। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
देखो, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि विद द हेल्प ऑफ हेनरी लॉ आपने एक्सप्लेन करना है कि मेडिकल कंडीशन जो बैंड होती है वो क्या होगा। तो हेनरी लॉ तो हमने बता ही रखा है। हेनरी लॉ ने बताई थी गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में कि गैस कितनी ज्यादा सॉल्युबल होगी, तो गैस उतनी ही ज्यादा सॉल्युबल होगी जितना ज्यादा हम क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे। यानी जो जाई ऑफ गैस है यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। ये बात उसने हमें बताई थी। अब बैंड कंडीशन क्या होती है, तो आपने देखे होंगे जो डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, जो अपने सिलेंडर लेके जाते हैं समुद्र के अंदर, उस सिलेंडर के अंदर क्या होती है, कई टाइप की गैसेस का मिश्रण होता है। उन्हीं में से एक गैस होती है मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ मिली हुई होती है। तो जैसे ही वो समुद्र के अंदर अंदर की तरफ जाता है, समुद्र में जाता जाता है, तो पानी का जो प्रेशर होता है उसकी अमाउंट बढ़ती जाती है। प्रेशर की अमाउंट क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। शरीर के ऊपर ज्यादा प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, जो नाइट्रोजन गैस है, अब हम इनहेल तो करेंगे ही, जैसे ही हम ऑक्सीजन लेंगे तो नाइट्रोजन गैस भी भीतर जाएगी। तो वो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। अब ब्लड के अंदर वो क्या हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है। लेकिन अब वो क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आएंगे, सरफेस एरिया की तरफ जैसे ही हम आएंगे, हम जैसे ही सरफेस एरिया की तरफ आएंगे, प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। और प्रेशर अगर कम होना शुरू होगा तो नाइट्रोजन गैस जो डिसॉल्व हुई थी, अब वो क्या होगी, वो बबल्स की तरह बाहर आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे बबल्स बनने शुरू होंगे, वो हमारी ब्लड कैपिलरीज को क्या कर देती है, बंद कर देती है। और जैसे ही ब्लड कैपिलरीज चोक हो जाती हैं, हमारे शरीर के अंदर मसल्स के अंदर पेन फील होने लग जाता है। और ये जो दर्द फील होता है, इसी मेडिकल कंडीशन को कहा जाता है बैंड। इसी कंडीशन को आप क्या कहेंगे, बैंड कहेंगे। तो हम देख लेते हैं कि इसका आंसर आपने लिखना कैसे है। तो आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, कि जो हेनरी लॉ होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना ज्यादा प्रेशर लगाया जाएगा प्रेशर उसके गैस के ऊपर। फिर कहता है वहन डीप सी डाइवर, जो समुद्र के अंदर जो गोताखोर होते हैं, गो टू ग्रेट डेप्थ, वो तो काफी ज्यादा नीचे तक जाते हैं, द प्रेशर ऑफ एयर दे ब्रीथ इंक्रीजेस, और जैसे जैसे वो सांस लेते हैं उसका प्रेशर बढ़ता चला जाता है। ड्यू टू दिस हाई प्रेशर, और इस हाई प्रेशर के कारण द लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस, जो नाइट्रोजन गैस की बहुत ज्यादा अमाउंट क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है हमारी ब्लड के अंदर, जो डाइवर्स होते हैं उनके अंदर। इफ द डाइवर्स, अगर डाइवर्स कम टू द सरफेस टू क्विकली, अगर वो सरफेस के ऊपर बहुत जल्दी से आ जाता है, द सरफेस सडनली डिक्रीजेस, सरफेस क्या हो जाता है, जल्दी से घटना शुरू हो जाता है। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम ये निकलता है, डिसॉल्व नाइट्रोजन कम्स आउट ऑफ द ब्लड, जो डिसॉल्व नाइट्रोजन है वो बाहर आना शुरू हो जाती है ब्लड से, इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, किसकी फॉर्म में, बबल्स की फॉर्म में। दीज नाइट्रोजन बबल्स ब्लॉक ब्लड वेसल्स, वो क्या कर देती है, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती है। एंड काउज सेवर पेन, और वो क्या करती है, काफी ज्यादा दर्द फील करवाती है जॉइंट्स के अंदर, मसल्स के अंदर। एंड समटाइम्स अनकॉन्शियसनेस, और कभी कभी तो वो बेहोश भी कर देती है। दिस पेनफुल कंडीशन इज कॉल्ड बैंड, इसी को कहा जाता है बैंड। तो ये थे हमारे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 से लेकर 2025 तक के। यहाँ पे हमारे जो साल थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे 2020 से लेकर 2025 तक के, जितने भी क्वेश्चंस आए थे सॉल्यूशन यूनिट के, वो हमने सारे ही आज यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आशा है आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। अगर कोई भी किसी का डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए है विद सॉल्यूशन, तो आप कमेंट कीजिए पीडीएफ, आपकी तरफ पीडीएफ पहुंच जाएगी, या फिर आपको कोई लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसके थ्रू आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।